बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 11 है उसको समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 11 जो है इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो इसके अंदर हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे और ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मसलन डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आपके एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे और बाद का शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। मसलन वो ये कहते हैं कि आपने काज की डोमेन और रेंज लिखनी है। जब वो डोमेन और रेंज कहेंगे तो आपने ये दो चीज़ें लिख देनी होंगी। आप कहेंगे डोमेन बराबर है रियल नंबर की और रेंज बराबर है -1 से लेकर 1 तक। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि जो सीकेंट एक्स है या सीकेंट है इसकी आपने क्या करना है जी, डोमेन और रेंज बतानी है। जब डोमेन और रेंज का जिक्र करेंगे, डोमेन के लिए आपने ये चीज़ लिखनी है और रेंज के लिए ये चीज़ लिखनी है। तो अब हम इस टेबल को अच्छी तरह समझते हैं कि इस टेबल को हमने किस तरह क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करना है और फिर जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने ना ये लिख लिए 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको लिख लिया। मसलन इधर लिखा साइन एक्स, काज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स। इसके साथ आपने y इज़ इक्वल टू भी बेशक साथ लिख लें। तो ये हमने ना इस तरह ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या रेशोज़ हैं इनको हमने इस जगह पर लिख लिया। अब आपने एक खाना बनाना है डोमेन का और एक बना लेना है जी रेंज का। और अब आपने याद रखना कि इधर मैं आपको ना सिर्फ शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा कि सिर्फ आपने इनको याद रखना है। बाकी इसका एक अलहदा से वीडियो लेक्चर बना हुआ है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं कि ये किस तरह इसकी डोमेन और रेंज बनती है। इधर सिर्फ हम फ़िलहाल ये जो टेबल है ना इसको याद रखेंगे कि किस तरीके से इनको याद रखना है। अच्छा, अब यह आपने याद रखना है डोमेन होती है एक्स की वैल्यू और ये सारे क्या हैं जी, रियल नंबर। साइन और जो काज है इसकी डोमेन क्या है जी, रियल नंबर है। अच्छा, जो टेन है इसकी डोमेन आपने लिखनी है आर माइनस और ये सब में ना आपने आर में से ना कुछ चीज़ें माइनस करनी है, यानी कि पूरी आर नहीं है इसके अंदर, आर में से कुछ चीज़ें आपने माइनस करनी है। तो ये अब आपने ना याद रखना है जो चीज़ शुरू हो रही होगी ना सी से, मसलन ये काट है और कोसीकेंट है, ये ऊपर वाले को आपने छोड़ देना है। इन दोनों का आपको पता है ये किसके बराबर होता है जी, आर के बराबर होते हैं। साइन और कास की डोमेन किसके बराबर है, आर के बराबर है। और बाकी ये जो दो हैं काट और कोसीकेंट ये सी से शुरू हो रहे हैं। तो फिर आपने ये लिखना है आर माइनस एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू एन पाई। तो इधर आपने याद रखना है कि आपने क्या लिखना है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, एन पाई जो है ना वो आपने रखनी है और एन बिलोंग्स टू जेड। तो इस चीज़ को याद रखना है, ये भी सी से शुरू हो रहा है ना, तो इधर भी आप यूँ लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू एन पाई एंड एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये आपने ना चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर हम बात करें जो बाकी हमारे पास चीज़ बच गई है टेन और काट, यानी कि टेन और सीकेंट, ये दो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं। इसके लिए आपने लिखना है कि आर में से आपने माइनस करना है। क्या चीज़ माइनस करनी है, जो एक्स की वैल्यू आपने माइनस करनी है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, एक्स सच डैट एक्स ब्रैकेट में आपने लिखना है कि 2n+1 और साथ क्या लिखना है पाई/2। तो ये वाली जो चीज़ है ना एक्स की, ये वाली आपने लेनी है कि आपने लिखना है जी 2n+1 और साथ आपने क्या लिखना है पाई/2 और साथ लिखना है n बिलोंग्स टू z के n किसको बिलोंग्स करता है जी, z को बिलोंग करता है। अब यही चीज़ जो आपने लिखनी है ना इस जगह पर और वो आपने सेम इस जगह पर भी लिख देनी है। तो ये आपने याद रखना है टेन और सीकेंट की जो डोमेन है वो सेम होती है। इसी तरह जो काट है और कोसीकेंट है इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम होती है और साइन और काज इन दोनों की डोमेन सेम होती है। तो ये आपने इस तरह याद रखना है। तो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है जो इसके अंदर लिखी हुई है ना, आर माइनस फिर आपने ये सेट वाली ब्रैकेट लगानी है एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू जेड। ये अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आपने
जो tan x है इसकी डोमेन लिखनी है, तो फिर आपने ये चीज़ लिख देनी है पेपर में। अच्छा, ये तो हमने लिख ली डोमेन। ये होती हैं x की वैल्यूज़, और जो होती है ना रेंज होती है जी y की वैल्यूज़। तो इसके अंदर आपने ना दरमियान में क्या लिखना होता है, y लिखना होता है, यानी कि y की जो वैल्यूज़ है ना वो आपने बतानी होती हैं। तो ये जिस तरह साइन और काज की डोमेन सेम है, इसी तरह इनकी रेंज भी सेम है। तो इसकी y की वैल्यू मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 होती है। उसकी वजह ये होती है, मसलन अगर हम इसका ग्राफ बनाएं ना साइन और काज का, तो वो इस तरह की एक वेव बनती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक जो काज का ग्राफ है वो इधर से शुरू होता है, और जो साइन का ग्राफ है वो इस जगह से शुरू होता है। तो अगर हम देखें तो ये -∞ से +∞ तक आता है, -∞ से +∞ तक ये ग्राफ जो है ना बनता है। इस वजह से हम कहते हैं इसकी डोमेन क्या है जी, R है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इस वजह से हम कहते हैं जो y है ना वो -1 और 1 के दरमियान में होता है। तो इसी तरह जो काज है या साइन है, इन दोनों की जो रेंज है ना, यानी कि जो y की वैल्यू है, ये y एक्सिस वाली वैल्यू होती है। ये कितनी है जी, मैक्सिमम -1 से 1 के दरमियान में होती है, यानी कि मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 के बराबर होती है। अच्छा, बाकी ये आपने याद रखना है, tan और काट की जो होगी ना रेंज वो R होगी, यानी कि R से मुराद रियल नंबर होगी। इधर डोमेन दोनों की R होती है, इधर tan और काट की जो रेंज है वो क्या होती है जी, R होती है। अच्छा, उसके बाद पीछे आपके पास दो चीज़ें बच गई हैं, सीकेंट और कोसीकेंट। सीकेंट और कोसीकेंट, इसकी ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो y की वैल्यू है ना वो -1 और -1 से छोटी, और y की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी। मसलन अगर मैं इस तरह ग्राफ बनाऊं तो इसके दरमियान में यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। मसलन ये हमारे पास ना साइन वेव और काज वेव है, तो ये वाली जगह क्या है, +1, और ये वाली जगह -1। लेकिन जो सीकेंट और कोसीकेंट का ग्राफ होता है ना वो यूँ होता है, ऊपर की तरफ बन रहा होता है, कुछ नीचे की तरफ बन रहा होता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब ये है 1 और 1 से ऊपर की तरफ, 1 और 1 से ज़्यादा। तो इसको हम लिखते हैं y > 1, और ये जो लाइन से नीचे ग्राफ बन रहा होता है ना, इसको हम लिखते हैं कि y < -1। तो यही दो चीज़ें हमने इस जगह पर लिखी हुई हैं कि y की जो वैल्यू है ना वो -1 और उससे छोटी होती है, और y की वैल्यू +1 और उससे बड़ी होती है। यही दोनों आपने सेम चीज़ें लिखनी है। तो ये दो चीज़ें सेम होती हैं। जब आप डोमेन लिखोगे तो ये दो चीज़ें सेम होंगी, और उसके अलावा ये tan और सीकेंट सेम होगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे डोमेन की, काट और कोसीकेंट की, तो ये वाली दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन रेंज की अगर हम बात करें तो साइन और काज की रेंज सेम होती है, और tan और काट की रेंज सेम होती है। इसी तरह सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज सेम होती है। तो इस तरह ये आपने याद रखना है, इसको बस आपने याद कर लेना है इस टेबल को। और फिर ये इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन से बाज़ का पेपर में पूछते हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड, ये सिर्फ आपने इन्हीं में से जो चीज़ वो पूछेंगे ना वो आपने लिख देनी है। अगर उन्होंने पूछा सीकेंट की डोमेन और रेंज लिखें तो ये वाली लाइन आपने लिख देनी है, और ये MCQs में भी आएंगे क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा एक इस जो चैप्टर है इसके अंदर पीरियड से रिलेटेड सवाल है। तो ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, उसके अंदर आपने tan और काट को छोड़कर बाकी ये जो 4 हैं, साइन, कास, सीकेंट, कोसीकेंट, इनका पीरियड होता है 2π। पीरियड ऐसी चीज़ होती है कि आप इसके यानी कि एंगल के अंदर इस चीज़ का इजाफा कर देना तो आपके पास सेम दोबारा वही चीज़ आएगी जो पहले जो आपके पास उसका ग्राफ बन रहा था। यानी कि साइन का ग्राफ के अंदर अगर आप उसका जो एंगल है उसके अंदर अगर आप 2π का इजाफा करें तो उसके ग्राफ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। इसी तरह कास का अगर ग्राफ है तो उसके एंगल के अंदर अगर आप 2π का इजाफा करें तो कास का ग्राफ बिल्कुल पहले ही तरह का जो ग्राफ है ना वो बनेगा। इसी तरह सीकेंट और कोसीकेंट, इन सब के ये जो है ना पीरियड के अंदर यानी कि ये इनके पीरियड्स हैं कि एंगल के अंदर ये वाला वैल्यूज़ पुट करने से उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता उसके ग्राफ के अंदर। तो ये आपने याद रखना है इन 4 चीज़ों के लिए, ये जो 4 चीज़ें हैं ना इनके लिए आपने
जो एंगल के अंदर चीज़ पुट करनी है वो कौन सी है जी, 2 पाई है। लेकिन टैन और काट के लिए अगर आप कोई चीज़ पुट करना चाहोगे तो वो क्या है जी, पाई है। तो ये याद रखना। तो बाकी हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बड़े आसानी से हल होंगे। ये समझ लें मुफ्त के नंबर हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 है इसको सॉल्व करते हैं। और ये एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना होता है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि आपने फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिए गए इनके आपने पीरियड मालूम करने हैं। तो इसका जो सबसे पहला सवाल है वो ये है sin 3x। sin 3x का आपने पीरियड मालूम करना। तो हम कहेंगे कि सिंस पीरियड ऑफ साइन एक्स इज़ 2 पाई, हमें पता है साइन एक्स का जो पीरियड होता है ना वो 2 पाई होता है। तो इस वजह से अब इसके एंगल के अंदर हमने क्या पुट करना है जी, 2 पाई पुट करना है। अब ये तो क्वेश्चन में लिखा है साइन 3x, तो ये साइन लिखेंगे, 3x को ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ब्रैकेट बंद करने से पहले हमने क्या लिख देना, बीच में 2 पाई लिख देना। अच्छा, अब इधर आपने ये काम करना है, ये जो x के साथ चीज़ लिखी हुई है ना वो है 3। इस 3 को आपने कॉमन लेना है। अगर आप यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, इसमें तो 3 है नहीं, तो अगर 3 नहीं होगा तो फिर 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी ऐसी चीज़ में से आपको चीज़ कॉमन ले लेते हैं, उस जगह पर वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर वो डिवाइड हो जाती है। तो फिर ये आपने कहना है, ये जो इस जगह पर ये जो चीज़ बची है x प्लस के जो आगे जो हमारे पास चीज़ आई है, इसको हम क्या कहेंगे, ये पीरियड है साइन 3x का। साइन 3x का पीरियड क्या है, 2 पाई/3। अभी मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, या आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है cos 2x। अब cos 2x का पीरियड हमें पता है, cos x का पीरियड 2 पाई होता है। तो इस चीज़ को दोबारा लिखा, अब ये cos लिखा। अब ये जो 2 है ना, इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, यानी कि 2x को किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। इधर हमने लिखा 2x, फिर हम लिखेंगे प्लस 2 पाई, क्योंकि इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। फिर हमने ब्रैकेट बंद कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद हमें ये पता है कि ये जो x के साथ चीज़ लिखी हुई है, x के साथ क्या लिखा हुआ है जी, 2 लिखा हुआ है। इस 2 को बाहर हमने कॉमन निकालना है। जब 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो 2 इधर से भी कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या चीज़ बचेगी, इस जगह पर पाई बचेगा। तो ये जो x के आगे चीज़ लिखी होती है ना, यही पीरियड होता है। तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो हम कहेंगे हैंस पीरियड ऑफ cos 2x इज इक्वल टू पाई। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 4x। तो tan 4x को दोबारा लिखा, और हमें पता है tan x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। tan और काट का पाई, बाकी तमाम जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका 2 पाई है। तो ये जो 4x है इसको आपने ब्रैकेट में लिखा, फिर प्लस लिखा, और प्लस लिखने के बाद ये आपने पाई लिख लिया, और फिर आपने ब्रैकेट बंद कर ली। अब आपने जो x के साथ चीज़ लिखी हुई है, यानी कि जो 4 लिखा हुआ है, इसको आपने कॉमन लेना है। जब आप इस 4 को बाहर निकालेंगे तो इधर तो 4 है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर ये जो x के आगे चीज़ लिखी हुई है, ये किसका पीरियड होगा जी, tan का पीरियड होगा। हम कहेंगे tan बराबर है पाई/4 के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले ना चीज़ एक लाइन में लिखी होती थी, यानी कि x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती थी, लेकिन अब x को कोई चीज़ डिवाइड कर रही है, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है। तो काट x/2 का हमने पीरियड निकालना। तो इसके अंदर सिर्फ एक काम ज़्यादा करना पड़ेगा, वो एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ आ जाएगी। ये हमने लिखा जी काट x/2, हमें पता है काट x का पीरियड क्या होता है, पाई। तो इसको काट लिखा, फिर ब्रैकेट में यही चीज़ लिखनी होती है पाई/2, फिर लिखेंगे प्लस, और फिर क्या लिख देंगे, पाई लिख देंगे। अब आपने ना एलसीएम लेना है इस चीज़ का, यानी कि ये जो लिखा है ना, ये वाली चीज़ x/2 प्लस पाई। तो पाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी x, यानी कि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होकर x आ जाना, और इसने मल्टीप्लाई होकर 2 पाई आ जाना। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे x प्लस 2 पाई। अब इधर आपने एक काम करना, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये वाला 2, इसको आपने लिखना है 1/2। 1/2 लिख के इसको बाहर निकाल लेना, और बाकी ये चीज़ ऊपर आ जाएगी x प्लस 2 पाई। अब ये जो लिखा हुआ है ना x के आगे, यानी कि प्लस से आगे, x प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है, 2 पाई, यही हमारा पीरियड होगा। तो हम कहेंगे जी काट x/2 का पीरियड क्या है जी, 2 पाई है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी साइन x/3। साइन x/3 इसको सॉल्व करना, हमें पता साइन का पीरियड होता है 2 पाई। तो ये साइन x/3 इसको ब्रैकेट में लिखा, और ब्रैकेट बंद करने से पहले हमने क्या लिख लिया जी, 2 पाई लिख लिया, क्योंकि साइन का पीरियड 2 पाई होता है।
अब क्योंकि ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इस जगह पर अगर हम देखें यानी कि 3 डिवाइड हो रहा है, तो इसका फिर हम एलसीएम लेंगे। x/3 प्लस x/3 प्लस 2 जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x आ जाएगा, और इसने मल्टीप्लाई होना तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है कि x प्लस 6 अब ये जो नीचे वाला 3 है इसको 1/3 लिख कर बाहर लिख लेना, और बाकी ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6 ये इसका आंसर आ गया। अब इसके अंदर हमने ये देखना प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस के आगे 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका पीरियड कितना है जी, 6 है। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है कोसिकेंट x/4, और हमें पता है कोसिकेंट x का पीरियड कितना होता है, 2 तो ये हमने लिखा कोसिकेंट x/4। अब x/4 को हमने ब्रैकेट में लिखना, और ब्रैकेट बंद करने से पहले ये जो 2 है ना इसका पीरियड, ये हमने इस जगह पर लिख लेना। अब ये आ गया जी हमारे पास ये जो चीज़ है, ये आ गया जी x/4 प्लस 2 अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए नीचे 1 लिखेंगे, 4 एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई होकर x, और 4 ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना तो ये 8 हो जाएगा। तो यही चीज़ इस जगह पर लिखी हुई है, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो नीचे वाला 4 है इसको 1/4 लिख कर बाहर निकाल लेंगे, बाकी बचेगा x प्लस 8 और ये जो x प्लस के आगे लिखा हुआ ना 8 यही इसका पीरियड है। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी साइन x/5। तो साइन x/5 लिखा, x/5 को ब्रैकेट में लिखा, और साइन का पीरियड क्या होता है 2 तो यहाँ पर 2 का इजाफा कर देना। फिर सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इस जगह पर एलसीएम लेना, इसके एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, तो ये नीचे वाले 5 को 1/5 लिख कर बाहर लिखेंगे, x प्लस 10 इधर आ गया। अब ये x प्लस के आगे क्या लिखा हुआ है 10 तो इसका पीरियड क्या होगा 10 होगा। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी काट x/6। तो ये जो काज x/6 है तो इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा, x/6 को ब्रैकेट में लिखा, और हमें यह पता है काज का जो पीरियड है वो कितना होता है जी 2 होता है। अब ये जो 2 है इसको आपने इस जगह पर लिख देना। फिर आपने ये जो चीज़ है इसका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा, ये नीचे वाला जो 6 है इसको 1/6 करके बाहर निकाल लें, और बाकी इस जगह पर जो चीज़ बचेगी x प्लस के आगे वो क्या है जी 12 तो 12 ही इसका पीरियड होगा। उसके बाद ये आ गया जी tan x/7। तो जो tan x/7 है इसको एक दफ़ा दोबारा लिखा, x/7 को ब्रैकेट में लिखा, और tan x का पीरियड क्या होता है जी पाई होता है। तो इस जगह पर अब हम क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे। अब हम एलसीएम लेंगे इस रकम का x/7 और पाई का, तो पाई के नीचे 1 लिख लेंगे, 7 एलसीएम आ गए, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x हो गए, और ये मल्टीप्लाई होकर 7 इसका आंसर आ गया। तो यही चीज़ इस जगह पर लिखी हुई है, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो नीचे वाला 7 है इसको 1/7 लिख कर बाहर निकाल लेंगे, और x प्लस के आगे क्या लिखा हुआ 7 तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा जी 7 होगा। तो सेम इसके साथ कई क्वेश्चन इससे आगे लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जी काट 8x का हमने पीरियड मालूम करना, और हमें पता है काट x का पीरियड क्या होता है जी पाई होता है। तो काट 8x को ये 8x ब्रैकेट में लिख कर प्लस पाई लिखेंगे क्योंकि इसका पीरियड पाई है, और फिर ये हमने क्या करना जी ब्रैकेट बंद कर लेनी है। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, जिस टाइम इस चीज़ का आप एलसीएम लोगे तो बल्कि इसके अंदर एलसीएम नहीं लेना, अगर डिवाइडेड बाय में कोई चीज़ आए फिर एलसीएम लेते हैं। अब ये तो x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम 8 को क्या करेंगे बाहर कॉमन निकालेंगे। जब इस 8 को हमने बाहर कॉमन निकाला, इधर तो 8 है नहीं, तो फिर क्या होगा इधर 8 डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो चीज़ इधर बची ना पाई डिवाइडेड बाय 8, ये इसका क्या होगा जी ये इसका पीरियड होगा। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी सीकेंट 9x। अब ये सीकेंट का पीरियड क्या होता है जी, हाँ जी सीकेंट का पीरियड होता है 2 इधर ये गलती से ना पाई लिखा हुआ है, इधर आपने क्या लिखना है जी 2 इसको ठीक कर लेना, ये गलती से लिखा गया। तो ये 9x लिखेंगे और इधर क्या लिख लेंगे जी 2 लिख लेंगे। अब यहाँ से आपने ना 9 को कॉमन लेना है, जब आप 9 कॉमन लोगे तो इधर तो 9 है नहीं, तो फिर क्या होगा 9 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 2 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी
कोसिकेंट 10x। आपने अब कोसिकेंट 10x का पीरियड मालूम करना है। कोसिकेंट का पीरियड कितना होता है जी 2 पाई है। तो इसको हम ब्रैकेट में 10x को लिख कर और फिर हमने क्या करना है, ये 10x को ब्रैकेट में लिखना और साथ 2 पाई का इजाफा कर लेना। अब इस जगह पर अगर हम देखें तो 10 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो फिर हमने 10 को कॉमन निकालना है। यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ तो 10 है नहीं तो फिर ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा जी पाई बाय 5 आ जाएगा। तो इसके इस तरह इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा ना इस जगह पर सॉल्व भी कर लेना है। 2 पाई बाय 10 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 5 इसका आंसर आ जाएगा। और यही इसका पीरियड होता है जो इस जगह पर लिखा होता है ना, ये हम कहते हैं इसका पीरियड है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 पहले क्वेश्चन से ज़रा मुख्तलिफ है। इसके अंदर ना एंगल में नहीं 3 लिखा हुआ है, ये शुरू में लिखा हुआ है 3। जो शुरू में 3 लिखा होगा आपने उसको उसी तरह लिखा रहने देना है। आपने सिर्फ जो एंगल वाले हैं ना उसके अंदर आपने काम करना होता है, कुछ चेंजिंग करनी होती है। शुरू वाली चीज़ को उसी तरह ही लिखा रहने देना होता है। तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे। हम कहेंगे जी ये जो शुरू वाला 3 है ना इसको इसी तरह लिखा रहने दें। ये साइन x, अब हमें पता है ये जो एंगल होता है ना इसके अंदर हमने इजाफा करना है किस चीज़ का, साइन के पीरियड का। साइन का पीरियड कितना है जी 2 पाई है, तो यहाँ पर हम 2 पाई का इजाफा कर देंगे। तो फिर ये जो x के आगे चीज़ लिखी होती है ना ये इसका क्या बन जाता है जी पीरियड बन जाता है। सेम इसके साथ का सवाल है इससे आगे क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 2 cos x, तो 2 cos x को लिखा, एंगल के शुरू वाले 2 को इसी तरह लिखा रहने देना। एंगल क्या है x, x में आपने पीरियड का इजाफा करना है। काज का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, इधर हम 2 पाई का इजाफा करेंगे। अब यहाँ से कॉमन अगर लें भी तो 1 कॉमन आएगा, लेकिन ये वाली चीज़ इसी तरह ही रहेगी, यानी कि 2 पाई ही रहेगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा इसका पीरियड। अच्छा, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये लिखा हुआ है 3 cos x बाई 5। तो 3 को शुरू में लिखा रहने देंगे, cos x बाई 5 है तो इसका जो एंगल है ना x बाई 5, इसके अंदर हमने क्या करना है 2 पाई का इजाफा करना। उसकी वजह क्या है कि cos का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई होता है। अब आपने ना इस जगह पर एलसीएम लेना। एलसीएम जब आप लेंगे 5 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर 1 है, 1 ने x से मल्टीप्लाई होना इस x के साथ, तो इधर x आ जाएगा। जब 5 ने 2 पाई से मल्टीप्लाई होना तो 10 पाई इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये जो 5 है ये डिवाइडेड बाय में है तो इसको लिखेंगे 1/5 और ये जो चीज़ है ये इस जगह पर आ जाएगी। और ये x प्लस के जो आगे लिखा होता है ना यही पीरियड होता है, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा 10 पाई इसका पीरियड आ जाएगा। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर की। मसलन पेज नंबर 341 के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं। मसलन साइन 2x है, इसका हमने पीरियड लिखना है। तो ये जो एंगल है 2x इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और हमें पता है साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो इसको इधर लिखेंगे। अब ये जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इसको हमने कॉमन लेना। जब कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा x प्लस पाई, और ये जो पाई है ना ये इसका क्या बन जाएगा पीरियड बन जाएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है जी पाई बाय 3, 10 x बाय 3। तो इसको 10 x बाय 3 लिखा, x बाय 3 को ब्रैकेट में लिखा और ब्रैकेट बंद करने से पहले प्लस पाई लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो 10 होता है 10 का पीरियड क्या होता है जी पाई होता है, इस वजह से इधर हमने पाई लिखा है। अब इसका क्योंकि ये डिवाइडेड बाय में आ रहा है तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो नीचे 3 है इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 और बाकी ये जो ऊपर वाली चीज़ है इस जगह पर लिख देंगे x प्लस 3 पाई। और ये जो 3 पाई है ना ये इसका क्या बन जाएगा जी पीरियड बन जाएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मैंने ना कुछ चीज़ें मज़ीद लिखी हैं। बाज़ औक़ात जिस टाइम MCQs पूछते हैं ना तो ये थोड़ा सा ना उनका पूछने का अंदाज़ तब्दील होता है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आपने पढ़ी थी साइन और कास की डोमेन तो इसकी बल्कि रेंज, इसकी जो रेंज थी ना साइन और कास की वो ये थी -1 लेस दैन इज़ इक्वल टू y और लेस दैन इज़ इक्वल टू 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं स्केयर ब्रैकेट और उसमें -1 कामा 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो r है ना अगर तो ये आ रहा हो ना डोमेन में, जिस तरह साइन और कास की डोमेन r थी, तो फिर आपने लिखना -∞ से +∞ और बीच में क्या लिखना है x लिखना। अगर r आ रहा हो रेंज के अंदर फिर आपने लिखना -∞ से +∞ और दरमियान में क्या लिख देना y लिख देना।
तो ये भी यहाँ इस तरह भी आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है ये जो लेस देन का साइन है ना, इसके नीचे इज़ इक्वल टू नहीं लगाना है, इधर सिर्फ आपने लेस देन यूँ लिखना है। मतलब बीच में वाई लिख लें, एक्स लिख लें और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपने लिख लेना। इधर इज़ इक्वल टू का साइन और इस जगह पर इज़ इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। अच्छा, उसके बाद इन दोनों का एक ही मतलब होता है। मसलन बाज़ औक़ात ये ना हो कि वो MCQs में कहें कि जी बताएं कि जो काज है उसकी डोमेन क्या, तो उस जगह पर ये लिखा हो और आप समझें तो वो तो आर है, तो आर भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, इन दोनों का मतलब सेम है। तो इधर साइड पर बताया भी हुआ लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैविंग द सेम मीनिंग, इनका मतलब सेम ही होता है। अच्छा, उसके बाद ये आपने ना याद किए थे कि आर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर सेट वाली ब्रैकेट में आपने लिखा था एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 और n पाई। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आप ना यूँ लिखें माइनस इन्फिनिटी लेस दैन इज़ इक्वल टू एक्स और लेस दैन इज़ इक्वल टू नहीं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी फिर आपने लिखा लेस दैन एक्स और लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। ये चीज़ लिखने के बाद ना आपने लगाना कामा, ये जिस तरह इस जगह पर कामा लगा हुआ है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद ये इस कामे की मैं बात कर रहा हूँ, आपने लिखना है कि उधर तो इस तरह लिखा हुआ है ना, ये चीज़ लिखी हुई है, ये फिर आपने नहीं लिखनी, आपने ये लिखनी है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 2n+1 और साथ आप लिखोगे पाई बाय 2। इस तरह आपने लिखना है। यानी कि अगर आप सेट वाली ब्रैकेट नहीं है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो सेट वाली ब्रैकेट है अगर इसको आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने यूँ लिखना है, कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद ये चीज़ लिखनी है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू, इधर तो ना एक्स इज़ इक्वल टू, लेकिन इधर आपने क्या लिखना है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू, ये चीज़ इसको आपने इस तरह लिखना है। इसी तरह अगर ये चीज़ लिखी हो आर माइनस फिर सेट वाली ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू r, इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ना इस तरह लिख लो कि माइनस इन्फिनिटी लेस दैन एक्स लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। इधर ना गलती से ये माइनस इन्फिनिटी लिखा गया, इस जगह पर क्या आना है प्लस इन्फिनिटी आना है, ये प्लस है इस जगह पर प्लस इन्फिनिटी। फिर आपने लिखना है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू n पाई, इधर है ना एक्स इज़ इक्वल टू n पाई, इधर आपने क्या लिखना है एक्स नॉट इज़ इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह आपने इस चीज़ को लिख लेना। इसका मतलब यही है ये चीज़ और ये चीज़ सेम मीनिंग है इन दोनों का। तो बाज़ औक़ात MCQs के अंदर वो ये चीज़ पूछ लेते हैं, तो फिर आपने परेशान नहीं होना है, इसका और इसका एक ही मतलब होगा। और फिर आपने जो कोसिकेंट और सीकेंट की रेंज लिखी थी वो इस तरह लिखी थी एक्स लेस दैन इज़ इक्वल टू -1 वाई ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 1। इसको एक और लिखने का भी तरीका होता है, वो ये होता है कि आर माइनस फिर सेट वाली ब्रैकेट एक्स सच डैट, यानी कि एक्स आगे सीधी लाइन, दोबारा आपने एक्स नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला एक्स आपने दोबारा नहीं लिखना, आपने इसी तरह लिखना है ये जिस तरह इस जगह पर लिखा हुआ है ये। फिर आपने लिखना है कि ये जो है ना आपके पास -1 लेस दैन एक्स और फिर लेस दैन 1, इस तरह ये आपने चीज़ लिखनी है। तो इस तरह अगर आप लिखोगे इसका भी यही मतलब होगा जो इन दोनों चीज़ों का मतलब है। बाज़ औक़ात जिस टाइम MCQs पूछते हैं तो उन्होंने ये चीज़ लिखने की बजाय अगर ये लिख दी ना आर माइनस फिर ब्रैकेट एक्स सच डैट फिर -1 और फिर लेस दैन एक्स और लेस दैन 1, तो इसको आपने याद रखना है, ये इस चीज़ के बराबर है। ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। अक्सर बच्चे इस चैप्टर में इन चीज़ों की वजह से कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से ये मैंने आपको इधर एक दफ़ा दोबारा लिख कर दे दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना बने। तो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, जो छोटा आ रहा है वो इसके इक्वल भी, यानी कि बड़ा आ रहा है इसके इक्वल भी हो सकता है और इस चीज़ के इक्वल भी हो सकता है। इसी तरह ये जो सारी चीज़ है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस सारी चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।